नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आज से शुरू होने जा रहे इस सत्र में विपक्ष कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान तौर तरीकों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जो तमाम मुद्दे हैं, आवारा पशुओं की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अस्त्र के तहत इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। आपको बता दें कि विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। तो वहीं मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गैस सिलेंडर पर दाम लिखे हुए हैं, हाथों में तख्तियां, स्लोगन लिखी हुई और ये प्रदर्शन सफाई करते हुए नजर आए हैं। हाथ में सपा का झंडा, महंगाई और तमाम तरह की तख्तियां हाथ में लिए हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। फिलहाल आज शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा और इस शोक प्रस्ताव के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सदन की शुरुआत के साथ ही ये विपक्ष का जो रवैया है, साथ में जो तस्वीरें हैं, ये दुखद है। इस दौरान सफाई बैलगाड़ी से पहुंचे विधानसभा, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। ट्रैक्टर को लेकर के भी पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया था कि विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर दाखिल नहीं हो सकता है। जब ट्रैक्टर के ऊपर आदेश जारी हो गया तो सफाइयों ने नया रास्ता निकाला, इस बार बैलगाड़ी से जाएंगे। हो गई है, आपको भी पता होगा, आपके घर में भी आपको शाम को पूछा जाता होगा महंगाई की क्या स्थिति है। डीजल 100 के पार है। जब इनकी सरकार थी नहीं थी कहते थे महंगाई डायन है। इसको आज इनकी मौसी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की क्या हालत है। हम अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकते डीजल, हमारी घर की माताएं बहनें अपनी गैस को नहीं भरा सकती हैं। इस महंगाई के खिलाफ हम अपनी गाड़ी से नहीं चल सकते। इसलिए किसान का बेटा हूं, किसानी करता हूं, इसलिए किसानों की गाड़ी बैलगाड़ी से हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा रहे हैं और किसानों के गन्ना का भुगतान जो 15,000 करोड़ है उसकी मांग करने जा रहा हूं। किसानों की आवाज को उठाने जा रहा हूं, नौजवानों की बेरोजगारी के सवाल पर पूछने जा रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमें विधानसभा नहीं जाने दे रही है। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम सरकार की आंख में आंख डाल करके उनसे पूछें कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब होगी। तो वहीं इससे ठीक है पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार की शाम कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें योगी सरकार ने कई इसके मंत्री शामिल हुए थे। तो वहीं इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। विंध्यवासिनी धाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा संरक्षित स्मारकों की देखरेख के लिए स्मारक मित्र बनाए जाएंगे। इसके लिए हेरिटेज पॉलिसी भी लाई जाएगी और इसके सहित 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। तो जनसंख्या का मसौदा भी इन तमाम प्रस्तावों में से एक है जिन पर मोहर लगी है और जो पटल पर पेश किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। संजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या कुछ अपडेट है ये बता दें। 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर की मौजूदगी के लिए साफ तौर पर मनाही थी, लेकिन इस बार सफाई बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और एमएलसी ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, मैं दिखाना चाहूं, अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो दिखाएं। ये चौधरी चरण सिंह प्रतिमा है जिस पर समाजवादी पार्टी के तमाम एमएलसी और विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ, खासतौर से शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और कोरोना काल में सरकार के मिसमैनेजमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मुखर नजर आए। हाथों में वो आईना लेकर आए थे और साफ तौर पर जो लिबास उन्होंने पहने थे उस पर लिखा था कि मुख्यमंत्री योगी आईना देखे और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से परेशान है। ये इस तरीके के तमाम स्लोगन, आजम खां को रिहा करो, फर्जी मुकदमे वापस लो। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता सदन विधान परिषद दीपक सिंह खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी और विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचने का काम किया। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बैलगाड़ी को विधानसभा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन विधानसभा सत्र की बात करो तो आपसे कुछ ही देर बाद
विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी और इसमें तमाम जो अनुपूरक बजट है, सप्लीमेंट्री बजट, उसको पेश किया जाएगा। हालांकि अगले साल चुनाव प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है, तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन सप्लीमेंट्री बजट देखने को मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे बसपा के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, वो दोनों सदनों में हंगामा करेंगे। वहां भी पूरी तरीके से शांति से सदन चलने के आसार कम है। पूजा, बिल्कुल शांति से सदन चलने के आसार कम है। फिलहाल आज शोक प्रस्ताव पेश किया जाना है, इसके बाद पूरी उम्मीद की हंगामा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए संजीव। तो संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज सपाइयों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और उसमें सिर्फ सपाई ही आगे नहीं रहे, बल्कि कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया है। रिक्शा चलाकर के खुद उनके एमएलसी पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी का आज ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होना है, जो कि जेपी मेहता इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग जुटने वाले हैं। आपको ये बता दें कि ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिहाज से बसपा की ओर से प्रबुद्धजन सम्मेलन किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र इस सम्मेलन से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद ही संबोधन देते भी नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां पर धर्मेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से आगामी रणनीति को अपनाते हुए आज प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया? कौन कौन जुटा, किसका जुटना बाकी है, भीड़ किस लिहाज से देखी गई? देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि वाराणसी नहीं, अयोध्या, मथुरा और अब की बार काशी, तो जो बसपा की रणनीति है लगातार ब्राह्मणों को साधना, वो भी धर्म की नगरी से पहला प्रबुद्ध सम्मेलन जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रारंभ किया है अयोध्या से, उसके बाद मथुरा, अब काशी। काशी पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य वोट काफी मात्रा में है उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल सीटों में। और वाराणसी प्रधानमंत्री का चूंकि संसदीय क्षेत्र है, 7, 12 और 2017 तीनों विधानसभाओं चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से मात खाई है, अब उसको मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा लगातार कवायद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्वांचल में चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, पूर्वांचल में मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, इसमें कितना जातिगत गणित साधने में सफल हो पाते हैं सतीश चंद्र मिश्रा, ये बड़ी बात होगी। पूजा, बिल्कुल, कितना जातिगत गणित साधने में सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज बाराबंकी पहुंची है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले की सीमा में हैदरगढ़ से जन आशीर्वाद यात्रा प्रवेश कर जाएगी, जिसके बाद जिले भर में लगभग 174 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करने वाली है। जैतपुर और गरियाबाद विधानसभा क्षेत्र होते हुए यात्रा शहर पहुंचेगी। इस दौरान जिले भर में दर्जनों स्थानों पर आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल और पश्चिम यूपी दोनों ही इलाकों में एक साथ बीजेपी के खिलाफ अपने सहयोगी दलों को मुकाबले के लिए उतार दिया है। महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा यूपी के रुहेलखंड इलाके के पीलीभीत जिले से शुरू हुई और इटावा में समाप्त होगी। तो वहीं जनवादी पार्टी की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति जनक्रांति यात्रा बलिया से शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त को अयोध्या में समाप्त होने वाली है। आपको ये बता दें कि इस कड़ी में आज बरेली में महान दल जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा राज्य सरकार को सौंप दिया। बताया यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की थी। माना यह भी जा रहा है कि कल से शुरू हो रहे माफ कीजिएगा, ये जो विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है, इसी में मानसून सत्र के दौरान जनसंख्या नीति को पेश किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक होगा देवभूमि का। उत्तराखंड सरकार राज्य की जनता को एक नायाब तोहफा देने जा रही है। राज्य में निःशुल्क जांच योजना शुरू हो रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय देहरादून में होगा।
इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक खजान दास भी मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित होगा अन्नोत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यही वजह है कि पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लगातार दौरे कर रहे हैं। आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं। केजरीवाल के दौरे को लेकर आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। अपने एक दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता से एक और बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। दरअसल इससे पहले अपने दौरे पर केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के दौरे में आम आदमी पार्टी का प्रदेश में चेहरा कौन होगा, इस बात की घोषणा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो लगातार उत्तराखंड का दौरा करने की घोषणा अपने पहले दौरे के दौरान कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जब तक चुनाव नहीं होते वो हर माह उत्तराखंड आएंगे और हर माह के दौरान वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे। तो पहली घोषणा उनकी थी उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री देने की, उनकी एक बड़ी घोषणा थी जिसको यहाँ पर जनता ने हाथों हाथ भी लिया था और आम आदमी पार्टी भी इससे अपनी बड़ी जीत बता रही थी। इसके बाद आज यानी उनका दूसरा दौरा होगा तो इस दौरे के दौरान उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की है कि वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि आज जब अरविंद केजरीवाल देहरादून की सड़कों पर उतरेंगे या जो सीधे जनता से संवाद करेंगे तो उस कार्यक्रम के माध्यम से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आगामी विधानसभा चुनाव में, इसकी घोषणा सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कर सकते हैं। तो ये दो बड़े कार्यक्रम आज देहरादून जनपद में अरविंद केजरीवाल के होने हैं, जिसमें पहला जो कार्यक्रम होगा वो IRDT ऑडिटोरियम में होगा जिसमें वो जनता से सीधा संवाद करेंगे और मुमकिन है कि वहीं पर वो अपनी बड़ी घोषणा भी करें। इसके बाद उनका एक रोड शो यहाँ पर तय किया गया है राजधानी देहरादून के घंटाघर से लेकर दिलाराम चौक, जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। इसमें देवभूमि संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे रोड शो को नाम दिया गया है और आम आदमी पार्टी जो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, तो अब चुनावी माहौल यहां पर बनने लगा है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है और आज अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो देवभूमि संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अहम बिंदु आपको पता चले, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा ऐलान है कि अब हुंकार भरी जाएगी देवभूमि में भी और हर सीट से लगभग चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ सोमवार को हो चुका था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरनगर के रामपुर उत्तराखंड शहीद स्मारक से किया था। यात्रा का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहीदों की वजह से उत्तराखंड राज्य मिला है, उनको नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। उनका आशीर्वाद लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जनता ने हमें सांसद चुना और इसके बाद हमारी केंद्र में सरकार बनी। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन नैनीताल के हल्द्वानी या फिर बाजपुर में होने वाला है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर पहुंचेगी आज जन आशीर्वाद यात्रा। ऐतिहासिक किलों और पौराणिक गाथाओं के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले मैनपुरी के नाम को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में मैनपुरी का नाम मयन नगर करने का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड में मौजूद 25 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। 2 सदस्यों ने नाम बदले जाने पर विरोध भी जताया। जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। अब इसे प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग के पास भेजा जाएगा। गोरखपुर में घाघरा और रोहिन नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे 7 गांव टापू बन गए हैं। इन गांवों का मुख्यालय सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है और लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा राप्ती, गोर्रा और कुआनो भी उफान पर है।
24 से 48 घंटे में राप्ती समेत कई और नदी खतरे के निशान को पार कर जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना। ऐसे में 30 से 40 गांव बाढ़ की जद में होंगे। तो वहीं वर्तमान समय में 7 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ की वजह से जिनमें आवागमन प्रभावित हुआ है और शहरी क्षेत्रों से वो कट गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।